हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करेंगे। जानेंगे क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में जानेंगे और इसके कितने भेद होते हैं। अच्छे से सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ताकि जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये सेशन, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सी टेट, यू टेट, इसके साथ साथ यूके ट्रिपल एससी के समूह गौ के एग्जाम में, जहाँ पर सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल पेपर में। उसके साथ साथ अभी काफ़ी कैंडिडेट्स का मैं बोल सकता हूँ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम होगा, जहाँ पर 25 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में 25 नंबर की हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन में। तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए। जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है हमारे उत्तराखंड से, उन लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हिंदी के सभी सेशन देखिए एसएससी जीडी में जो इसका सिलेबस है, 25 की आपकी मैथ होती है, 25 की रीजनिंग होती है, 25 का आपका जीएस होता है और 25 की हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। या तो आप 25 हिंदी के कीजिए या आप 25 इंग्लिश के कीजिए। तो हिंदी भाषी जितने भी छात्र हैं हमारे उत्तराखंड के, वो हिंदी का ही यहाँ पे हल करते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो देखेंगे क्रिया के बारे में और क्रिया के कितने भेद हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर आप नॉर्मली मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, अनअकैडमी पर मेरे वरियस कोर्स चल रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति सभ्यता और साथ में उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल में जन जागरण, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, तो ऐसे ही वरियस और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको। उत्तराखंड की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न है अभ्यर्थी, उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनअकैडमी पर कोर्सेज का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आप देखिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए। तो आज देखेंगे गाइज क्रिया। ठीक है, तो क्रिया को समझेंगे अच्छे से और इसके भेद समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अमूमन बनते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। साथ ही बीएड इंट्रेंस हो, आपका जो हिंदी नेट करते हैं, नेट की परीक्षा हो, और आपके सी टेट हो, यू टेट हो, और एलटी का पेपर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी के टॉपिक्स। जो भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक आते हैं मेरे, उनको आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। तो क्रिया क्या होती है? देखिए, जिस शब्द से कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है, सिंपली। ठीक है, तो किसी भी कार्य का करना या होना समझना ही क्रिया है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो तब समझ में आएगा। पढ़ना, खाना, जाना, रोना, ठीक है, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कार्य का करना या होना पाया जाता है या समझा जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिया का जो मूल रूप होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूके ट्रिपल एससी की अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो समझिए इसको। देखिए, क्रिया मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? मूल धातुओं में प्रत्यय का जब यूज होता है तब क्रिया बनती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश माना जाता है। तो मूल धातु ही क्रिया का मूल अंश कहलाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे चल, धन, अना, चलना। ठीक है, तो चल क्या हो गया? यहाँ पे मूल धातु हो गई। ठीक है, और अना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो चल, धन, अना, ये चलना फिर क्या बन गई? क्रिया बन गई। जैसे राम चलता है। ठीक है, तो राम चलता है, चलना क्या हो गई? इसमें क्रिया हो गई। उठ, धन, आना। ठीक है, उठ, धन, अना, उठना हो गया। तो उठ क्या हो गया? इसमें मूल धातु हो गई, और अना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इससे शब्द बना उठना, जो कि एक क्रिया है। तो समझ पाए होंगे। तो सिंपली आपने देखिए डेफिनेशन से समझिए इसको फिर से। जिस शब्द से कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। अब देखेंगे गाइज क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः हिंदी में क्रिया के दो भेद होते हैं, मुख्य भेद दो होते हैं। इसके साथ साथ अन्य क्रियाएं भी हैं जो अभी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन मुख्यतः हिंदी में दो होते हैं क्रिया के भेद। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इनका भेद जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली एग्जाम में कि आपको वाक्य दिया होगा एक, और वाक्य में बताना होगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है या द्विकर्मक है। ठीक है, तो समझेंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जो क्रिया कर्म के साथ आती हो, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आप सिंपली जब उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, मतलब कर्म जो वर्क हो रहा है, वर्क के साथ आएगी वो। ठीक है, और जिस क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा इसका फल। ठीक है, समझ पा रहे? जैसे एग्जाम्पल दूंगा तब समझेंगे। राम पानी पीता है, तो राम पानी पीता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि राम, देखिए इसमें राम क्या हो गया? राम इसमें हो गया कर्ता।
ठीक है, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए समझ पाएंगे। और पानी क्या हो गया इसमें, पानी तो आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गई, ठीक है। और पीता है, पीता मतलब क्या हो गया इसमें, देखिए पीता इसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब पानी क्या हो रहा है, पानी पीना क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो कार्य क्या हो रहा है, पानी पीने का तो कार्य हो रहा है ना सेंटेंस में। तो राम पानी पीता है, तो पीता है, क्या पीता है राम, पानी पीता है, तो पानी क्या है, कर्म है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया का जो फल हो रहा है कर्ता पे नहीं पड़ता है, ठीक है, तो पानी पे पड़ रहा है ना, राम पानी पीता है, तो कर्ता मुक्त हो गया इस सेंटेंस में, राम मुक्त हो गया, पानी पीता है, पानी कर्म हो गया, और इसी पे जोर पड़ रहा है क्रिया का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जैसे अकर्मक क्रिया अभी देखेंगे आप, तब इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते, सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है, तो सीता क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गई सीता, गीत हो गया इसमें क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म कर रही है ना, गीत गाने का काम कर रही है वो, गाता गाना क्या हो गया इसमें, क्रिया हो गई। तो सीता क्या कर रही है, गीत गा रही है ना, तो जो क्रिया है, क्रिया किस पे जोर पड़ रहा है, क्रिया का कर्म पे पड़ रहा है, सीता मुक्त हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। सिंपली समझिए कि कर्म के साथ आती है जो क्रिया वो कहलाती है सकर्मक क्रिया, और इसी का जस्ट अपोजिट होती है गाइज अकर्मक क्रिया, ठीक है। समझिए, देखिए अकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है इसमें, जो बीच का, जैसे अभी ऊपर हमने देखा सीता गीत गाती है, तो गीत क्या था, उसमें कर्म था, लेकिन अकर्मक क्रिया में वो कर्म हट जाएगा। सीधे मैं बोलूं सीता गाती है, तो सीता गाती है वाक्य में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जिस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल सीधे कर्ता पे पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट पे पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन हंसता है, ठीक है, तो मोहन क्या करता है, हंसता है, हंसना क्या हो गई, क्रिया हो गई, किस पे जोर पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है, ठीक है, मोहन हंसता है। तो यहाँ पे सीधे देखिए जो क्रिया है इसका संबंध किससे हो रहा है, कर्ता के साथ हो रहा है, कर्म नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे ही देखिए सीता कुर्सी पर बैठी है, तो सीता कुर्सी पर बैठी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। सिंपली जैसे हम ऊपर के एग्जांपल देखते हैं, देखिए मैंने ऊपर क्या एग्जांपल दिया आपको, सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया, क्योंकि गीत क्या है, कर्म है, गाना क्रिया है, तो इफेक्ट कर्म पे पड़ रहा है। अगर इसी की जगह मैं सिंपली वाक्य बोलूं सीता गाती है, तो सीता गाती है में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें गीत जो कर्म है वो बीच में नहीं है, और एक गाना जो क्रिया है इसका सीधा संबंध सीता से हो रहा है, मतलब कर्ता से हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली जो अंतर है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में, ये आप समझ पाए होंगे, बड़ा ही सिंपल है, एक बार देखेंगे ध्यान से तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, तो क्रिया के अन्य भेदों में सबसे पहले है देखिए संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, राम बैठकर चाय पीता है, ठीक है, तो राम क्या करता है, बैठना, तो सबसे पहली यहाँ पे बैठना हो गई क्रिया, और दूसरी क्रिया क्या हो गया, पीना। राम बैठकर चाय पीता है, तो दो क्रियाएं आपको एक ही वाक्य में नजर आ रही हैं, ये होती है संयुक्त क्रिया, ठीक है, समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी है देखिए नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया देखिए, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो धातु बनते हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्रिया को छोड़कर, इसमें क्रिया पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नाम धातु में आपको देखना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो विशेषण शब्दों से जो धातु बन रहे हैं वो नाम धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है इसका अपना, अपना से, अपना शब्द से क्या हो गया, क्या बन गया, अपनाना। गरम शब्द से क्या हो गया, गरमाना, ठीक है, गरम। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो गरीबों को अपनाना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गई नाम धातु क्रिया जो कि अपना से अपनाना बन रहा है, ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट है देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया आप समझ ही पा रहे होंगे, जिससे कोई प्रेरणा मिले हमें, कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को प्रेरणा दे। तो ऐसे वाक्यों में जहां पर कर्ता स्वयं को कार्य न करके अन्य को प्रेरणा दे, ऐसी क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल है देखिए, मैंने पत्र लिखवाया, ठीक है, कर्ता कौन हो गया, मैं हो गया, स्वयं हो गया, लेकिन पत्र लिखवाया, लिखवाया कहने का मतलब, इसका मतलब किसी सेकंड पर्सन ने मेरा पत्र लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा है ना, मैंने पत्र लिखवाया, ठीक है। तो ऐसी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया, समझ पाए होंगे आप। पत्र लिखने का काम किसी दूसरे ने किया है, लेकिन सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैंने पत्र लिखवाया, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है सेंटेंस में, लेकिन किसी और से करवा रहा है, तो ऐसी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद देखिए पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया को भी समझिए, देखिए कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो एक क्रिया तो समाप्त हो चुकी है ऐसे वाक्यों में, और दूसरी क्रिया
शुरू हो जाती है। तो ऐसे वाक्यों में होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, वह खाना खाकर सो गया। तो वह खाना खाकर सो गया या राम खाना खाकर सो गया। तो इसमें क्या किया, राम ने खाना खाया, खाकर ना बोल रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब उसने कंप्लीट कर लिया, एक क्रिया कंप्लीट हो गई उसकी खाना खाने की। और दूसरा क्या किया, दूसरी क्रिया में अब वो संलग्न हो गया, मतलब सोने की क्रिया कर रहा है वो। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया होती है, तो ऐसी जगह पे कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल समझिए इसके, ठीक है। वह खाना, जैसे वह पानी पीकर चला गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, वह पानी पीकर चला गया। पानी पिया उसने, पीने की क्रिया की पहले, फिर वो चला गया, ठीक है, चलने की क्रिया की उसने। तो यहाँ पे दो क्रियाएं एक वाक्य में होती है, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। एक समाप्त होती है तो दूसरी शुरू होती है इसमें। नेक्स्ट जो है क्रिया का भेद, वो है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया आप समझ ही पा रहे हैं, क्रिया जिसमें दो कर्मों का प्रयोग होता है। दो कर्म दिखेंगे आपको एक वाक्य के अंतर्गत, ऐसी जगह पे होती है द्विकर्मक क्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो सेंटेंस में बोलूँ, राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें दो कर्म हो गए। पहला तो कौन, श्याम, ठीक है, एक कर्म श्याम हो गया, दूसरा हिंदी हो गया। तो राम ने दो काम किए ना यहाँ पे, एक तो श्याम के साथ बैठा हो, श्याम को पढ़ाया उसने, और दूसरा क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। तो कहने का मतलब क्रिया जिसमें दो कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसी जगह पर होती है द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद जो अन्य भेद है क्रिया का, वो है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होता है, मुख्य क्रिया को स्पष्ट एवं पूर्ण करने के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है, वो सहायक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब सहायक क्रिया के बिना कभी कभी कोई वाक्य अधूरे प्रतीत होते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं घर जाता हूँ। तो मैं घर जाता हूँ, मैं जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन इसको कंप्लीट कौन सा यहाँ पे वर्ण कर रहा है, हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं घर जाता, तो वाक्य पूर्ण ही नहीं हो रहा है, अगर हूँ नहीं जोड़ता आगे। तो मैं घर जाता हूँ, तो हूँ यहाँ पे हो गई सहायक क्रिया, ठीक है। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट एवं पूर्ण करने हेतु जिस क्रिया का उपयोग किया जाता है, वो कहलाती है सहायक क्रिया, ठीक है। समझ पाएंगे। तो गाइज ये था आज, देखिए, सामान्य हिंदी क्रिया हमने अच्छे से समझी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरी हैं, फिर भी आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं काफ़ी, और फेसबुक पेज पे भी काफ़ी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। कभी कभी यूट्यूब से क्या होता है कि डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, तो आप पेज को भी ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को भी। और आज का टॉपिक आपको समझ आया नहीं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।